हेलो, मैं डॉक्टर महादेव पाटिल निप्पाणी से, निप्पाणी बेलगाम डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका स्टेट। तो आपको मैं आज के दिन किडनी फेल्योर का असलियत बताना चाहता हूं। आजकल किडनी फेल्योर पेशेंट्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और इतना ही नहीं, आजकल डायलिसिस सेंटर्स ऑलमोस्ट हर गांव में दिख रहे हैं। तो ये किडनी फेल्योर पेशेंट्स दिन ब दिन क्यों बढ़ते जा रहे हैं? 60-70 साल पहले किडनी फेल्योर एक किसी को मालूम भी नहीं था। तो ये हकीकत क्या है, थोड़ा सा समझेंगे तो अच्छा रहेगा। आजकल क्रियाटिनिन बढ़ जाता है तो कहते हैं कि तेरा किडनी फेल हो गया, तेरा किडनी फेल हो गया, तेरा किडनी डैमेज हो गया, तेरा किडनी बर्बाद हो गया, तेरा किडनी काम नहीं कर रहा है, तेरा किडनी फेल्योर, रीनल फेल्योर, किडनी फिल्टर नहीं कर रहा है, ऐसे आपको बताते हैं। और अगर आप पूछेंगे तो इसलिए करना क्या है, किडनी फेल हो गया तो करना क्या है? तो डायलिसिस करो या ट्रांसप्लांट करो। अच्छा, तो ये क्रियाटिनिन, सिर्फ क्रियाटिनिन इतना ही नहीं, उसके साथ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये भी बढ़ जाते हैं। तो आजकल एक क्रियाटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम क्यों बढ़ रहे हैं? कुछ तो कारण होना चाहिए। अगर आप डॉक्टर से पूछेंगे तो कहते हैं ये बीपी से होता है, ये शुगर से होता है। अच्छा, कहते हैं तो सुनना चाहिए, हां कहना चाहिए। हां, किडनी फेल होता है तो बीपी से होता है, शुगर से होता है। अगर बीपी से होना है या शुगर से होना है तो मेरे पास एक पेशेंट आया था बेंगलुरु से। वो कह रहा था, उसका डायलिसिस चालू था। वो कह रहा था उसके बेड के सामने एक 3 साल का लड़का आता है डायलिसिस करने के लिए। अच्छा, मुझे एक फोन आया। मैं एक लेडी डॉक्टर, होम्योपैथिक लेडी डॉक्टर बोल रही हूं। मेरे सामने एक 9 महीने का बच्चा है, उसका क्रियाटिनिन और यूरिया बढ़ चुके हैं। मेरे पास एक बीजापुर सिंदगी, कर्नाटक, वहां से 5 महीने का बच्चा आया था। मां लेके आई थी। तो वो कहने लगी, डॉक्टर कह दिए हैं बच्चे का किडनी फेल हो चुका है। और वो पेशेंट का, मतलब 5 महीने का बच्चे का यूरिया 107 107 और क्रिएटिनिन बढ़ चुका है। अगर बीपी से होना है, शुगर से होना है, तो ये 5 महीने का बच्चा
और वो 3 साल का लड़का, वो 9 महीने का बच्चा, इस उम्र में 5 महीने के वो जो बच्चा है, इस उम्र में ना बीपी रहता है ना शुगर रहता है, तो उनको क्यों बढ़ गया, है ना? अगर ऐसा है तो ये बीपी और शुगर से कुछ लेना देना नहीं है। और अगर आप डायलिसिस करवा रहे हैं तो आप डायलिसिस सेंटर जाते हैं तो वहां आप देखे होंगे आजकल बच्चे भी आ रहे हैं। बच्चे मेरे पास यहां पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं 6 साल का लड़का या लड़की, 7 साल का लड़का या लड़की वहां डायलिसिस करने के लिए आते हैं। अगर बीपी से होना है, शुगर से होना है, तो ये 5 साल का लड़का, 5 साल का या 7 साल का या इवन ये 5 महीने का बच्चा, इनको क्यों शुरू हो गया? इनको भी ये क्रिएटिनिन, यूरिया, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इतना ही बढ़ जाता है। और कई लोगों को फास्फोरस और पोटेशियम कम रहते हैं, कई लोगों को एक ज्यादा, एक कम, एक कम, एक ज्यादा। तो ज्यादातर लोगों को इतना ही बढ़ा हुआ रहता है, क्रिएटिनिन, यूरिया, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और किडनी फेल होता है तो मेरा प्रश्न यह है कि पेशाब कहां से आता है? कई पेशेंट्स मुझे कहते रहते हैं, मुझे तो पेशाब 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर भी पेशाब आता है 24 घंटे के अंदर। अगर 24 घंटे के अंदर 3 लीटर पेशाब आता है तो पेशाब कहां से आ रहा है? तो किडनी फेल कैसा? ऐसे कई पेशेंट्स डॉक्टर से पूछ लिए, क्या डॉक्टर साहब आपको कहते हैं तो ये पेशाब मुझे तो 2 लीटर 3 लीटर आता है, तो किडनी फेल कैसा? तो आजकल कहते हैं तेरा किडनी फिल्टर नहीं कर रहा है, फिल्टर नहीं करता है। तेरे खून में से ये जो क्रिएटिनिन, यूरिया, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये जो बढ़ गए हैं, वो पेशाब द्वारा बाहर निकलना चाहिए, वो निकल नहीं पा रहा है, तो तेरा किडनी डैमेज हो गया है, फिल्टर नहीं कर रहा है, तो वो खून के अंदर ये बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो कई पेशेंट्स ऐसे भी पूछ लिए, डॉक्टर साहब आप कहते हैं बीपी से हो गया, शुगर से हो गया, तो ये 5 महीने का बच्चा या आजकल जो डायलिसिस करवा रहे हैं छोटे छोटे उम्र के, तो उनको क्यों फेल हो गया? तो आजकल ये भी कहा जाता है वो तो हेरिडिटरी, एंसेस्ट्रल, आनुवंशिक। अगर आनुवंशिक है, आनुवंशिक मतलब उनके पूर्वज से आया है, वो जीन्स में से आया है, तो 60-70 साल पहले भी किडनी फेल होना था। पहले किडनी फेल शब्द सुने नहीं थे, इतिहास में कहीं भी लिखा भी नहीं है। अच्छा, तो मेरा सिर्फ इतना ही प्रश्न है, आजकल किडनी फेलियर पेशेंट्स के जो भी पूरे भारत में हो, कहीं भी हो, पूरे भारत में आजकल आप देखेंगे तो सिर्फ इतना ही बढ़ जाता है, 1 क्रिएटिनिन, 2 ब्लड यूरिया, 3 ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, 4 फास्फोरस और 5वां पोटेशियम।
जो भी हो, किडनी फेल्योर कहा तो सिर्फ इतना ही क्यों बढ़ जाता है? आप किसी से भी पूछेंगे तो उनके पास उत्तर नहीं है। अगर ये जानना जरूरी है तो हमें पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाना पड़ेगा। कितना पीछे जाना है? तो 1947, 1947 हम आजाद हो गए। ब्रिटिश गए। अब हमारा राज्यभार हमें करना है। हां, करना है। तो हमने चुनाव करके लोगों को ऊपर बिठा दिए, एमएलए, एमपी। ऊपर बैठने के बाद उन लोगों ने सोच लिए वहां पार्लियामेंट में जनसंख्या बढ़ रहा है, अनाज पैदावार ज्यादा कर रहा हूं। क्यों ज्यादा करना है? क्योंकि 1947, 1947 उस वक्त की बात है। वहां उस वक्त भारत में अनाज का पैदावार इतना ज्यादा नहीं था। अनाज का पैदावार, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं। हमारे देश में उस वक्त हमारे अनाज थे। हमारे अनाज मतलब देसी अनाज। और उस वक्त की बात है, अनाज बोते थे, फसल आता था, और उसमें से और अनाज निकाल के रख के और बीज बोते थे, और फसल आता था, और बीज निकाल के रखते थे। ऐसा हजारों साल से चलता आ रहा था। हमारे बीज और 5 महीने की एक फसल, 6, 7, 8, 9, 10, 12 महीने का एक फसल। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं। एक साल के अंदर 1 या 2 फसल निकालते थे, और वो फसल जो खाएं उनको कुछ भी तकलीफ ही नहीं था। वो जो अनाज खाएं उनको रोग नहीं था, तकलीफ नहीं था। तकलीफ नहीं, रोग नहीं, इसलिए डॉक्टर भी नहीं। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं। भारत में उस वक्त में 200-300 गांव में एक डॉक्टर भी नहीं था। मैं एमबीबीएस डॉक्टर की बात कर रहा हूं। उस वक्त सब ये जड़ी बूटी देने वाले थे। इंजेक्शन करना या सलाइन या इवन ड्रिप्स, या ऐसा कुछ नहीं था। ओके, तो वो ऐसा था, वो आगे फसल देने वाला, आगे फल देने वाला, आगे बीज देने वाला, और वो जो फसल खाएं या फल खाएं उनका भी फल आ गया। मतलब मेरे पिताजी का फल मैं हूं, मेरे बच्चे मेरे फल हैं, आपके पिताजी का फल आप हैं, आपके फल आपके बच्चे हैं। पहले फल देने वाला अनाज जो खाएं उनका भी फल आ गया। मतलब पहले अगर आप पूछते थे किसी को भी, एक 1950 की बात कर रहा हूं, उस वक्त की बात, अगर किसी को पूछ लेते थे कितने बच्चे हैं, तो कहते थे कम से कम 6, 8, 10, 12, 15, 2 बीवियां, 20, 25। मेरे पास एक आया था मैसूर से, वो कह रहा था हम तो 31 हैं। ओके, फल देने वाला अनाज वो जो खाएं उनका भी फल आ गया।
और आप ये जानते होंगे, एक लेडी कम से कम 10 बच्चों को जन्म देती थी। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं। तो हुआ यूं, हमने चुनाव करके ऊपर बिठा दिए। वहां जाने के बाद पार्लियामेंट में लोगों ने वहां सोच लिए अनाज पैदावार ज्यादा करो तो कैसे करें। उस वक्त की बात, उस वक्त की सरकार, उन्होंने साउथ से, दक्षिण भारत से एक एम.एस. स्वामीनाथन, एक साउथ से स्वामीनाथन उनको लेके आए और उनको कह दिए और उनको ग्रुप का लीडर बना के उनको कह दिए कि आप डेवलप्ड कंट्रीज जाओ और हमें अनाज पैदा ज्यादा कैसा करना, ये हमें रिपोर्ट दे दो। तो उन्होंने अमेरिका गए, स्टडी करके यहां आने के बाद वो रिपोर्ट दिए। वो उसको स्वामीनाथन रिपोर्ट कहते हैं। और वो कहा, भारत में उस वक्त की बात है, एक साल में एक या 2 फसल निकालते हैं। अमेरिका में देखो 4-4 फसल निकालते हैं, हाइब्रिड। तो उस वक्त की सरकार ऐसे सोच लिए, तो हमें भी अनाज पैदावार ज्यादा करना चाहिए। तो भारत और अमेरिका इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड्स कोलैबोरेशन में, भारत अमेरिका कोलैबोरेशन में इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड्स, हाइब्रिड बीज को मंगवा लिया। हाइब्रिड बीज, हाइब्रिड बीज मतलब कंपनी का बीज, पैकेट का बीज। तो आपने क्या किए, वो बीज लाए, बीज बोए, फसल आ गया। एक साल में 4-4 फसल, बहुत अच्छी बात है। प्रगति शुरू हो गया, किसान खुश हो गए, मालामाल हो गए, धीरे धीरे इनकम बढ़ने लगा। अच्छा, ये प्रगति तो शुरू हो गया, लेकिन हुआ यूं, आज आप हाइब्रिड अनाज बोते हैं और फसल जो आता है हाइब्रिड फसल, उसमें से आप हाइब्रिड बीज निकाल के रख के नेक्स्ट टाइम वो हाइब्रिड बीज बोएंगे तो फसल आता नहीं। क्यों आता नहीं? आप जानते नहीं। मैं आपको बेसिक थिंग बता देता हूं, बेसिक। कंपनी ने आपको बीज दिया, आप हजारों साल वही बीज बोना, वही खाना, वही बीज बोना, वही खाना, ऐसे करते जाएंगे तो शॉपकीपर को फायदा क्या है, कंपनी को फायदा क्या है? कंपनी ने आपको बीज दिया, आप हजारों साल वही बीज रखना, बोना और वही खाना, फसल आ गया वही खाओ, ऐसे आप करते जाएंगे तो कंपनी को फायदा क्या है? इसलिए वो कंपनी क्या किया है, आज मतलब वो बीज के अंदर आगे जो फल देने वाला तत्व है, वंशवाहिनी जो है, जीन जो है, उसको उसने कट किया है, एडिट किया है, मॉडिफाई किया है। इसी को जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड कहते हैं। अच्छा, वो आगे फल नहीं देगा, वो आगे फल नहीं देगा तो आप क्या करेंगे? तो आपने सोच लिए हमारे अनाज एक साल में जो 10 थैली मिलता है हमें, मैं पुराने दिनों की बात कर रहा हूं, एक साल में 10 थैली जो मिलता था एक साल में,
ये 3 महीने में 10 थैली मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। दोनों दिखने के लिए वैसे ही हैं, दिखना तो सेम है। तो आपने मतलब हम सब हमारे बीजों को हमने खा के खत्म कर दिए और अब ये हाइब्रिड बीज लाना, बीज बोना, फसल आ गया, सब कुछ खाओ। बीज बोया, फसल आ गया, सब कुछ खाओ। हाइब्रिड बीज लाना, बीज बोना, फसल आ गया, सब कुछ खाओ। शुरू कर दिए। अब वो जो ये बीज का दुकान है ना, वो कहने लगा बीज चाहिए तो पैसा दे दो, बीज चाहिए तो पैसा दे दो। अच्छा, हमारा पैसा ये बाहर जाना शुरू हो गया। ओके ओके, तो थोड़ा सा जानकारी के लिए, ये हाइब्रिड अनाज कब से शुरू हो गया है? एक्चुअली 1924 अमेरिका में पायोनियर एक कंपनी हाइब्रिड कॉर्न, हाइब्रिड मकई, मराठी में मका कहते हैं उसको, फर्स्ट टाइम हाइब्रिड मका उसको शुरू कर दिया, इजाद किया। 1930 बहुत बड़ा प्रोडक्शन शुरू हो गया और भारत में फर्स्ट टाइम पायोनियर कंपनी का हाइब्रिड मकई वही आया था। अच्छा ओके, अब पुराने दिन वो जरा छोड़िए, मैं आज की बात कर रहा हूं। आज बाजार में जो भी मिल रहा है वो सब हाइब्रिड ही है। आज बाजार में जो मिल रहा है सब हाइब्रिड ही है। हाइब्रिड मतलब वो आगे फल नहीं देता है, बीज नहीं देता है, उसका फसल नहीं आता है। तो आज लोग ऐसा अनाज जो खा रहे हैं, मतलब आगे फल नहीं देता है, ऐसे अनाज जो खा रहे हैं, आज उनका फसल आना, फल आना बंद हो गया है। आजकल स्पर्म काउंट 0 आ रहा है, आगे फल नहीं देगा। ऐसे अनाज खाएंगे तो आज आपका भी फल नहीं आना, ऐसा शुरू हो चुका है। अच्छा, हमें तो बच्चे चाहिए, हां चाहिए, तो आजकल ये टेस्ट बेबी भी आ गया। स्त्री का अंडाणु, दूसरों का शुक्राणु, वो दोनों फर्टाइल करो, पेट में रखो, डेवलप करो और बच्चे पैदा करो। मुफ्त है क्या? पैसा दे दो, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख। अगर आप इनोवा से उतरेंगे तो 20-25 लाख। साड़ी अच्छा है, गहने अच्छे हैं तो 50 लाख। अच्छा, बीज चाहिए तो पैसा दे दो, बच्चे चाहिए तो पैसा दे दो। ये दोनों जो हैं ये हमारे देश के नहीं है, भारत का नहीं है। ये हाइब्रिड देने वाला अमेरिका और टेस्टी बेबी लंदन। अच्छा ओके, आजकल बीज चाहिए तो पैसा दे दो, बच्चे चाहिए तो पैसा दे दो। मैं ये कह रहा हूं, बीज अभी आपको कह रहा था जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, वो जीन्स आगे जो फल देने वाला जो तत्व है उसको उन्होंने मॉडिफाई किया है, एडिट किया है। अच्छा, बहुत से किए हैं, बहुत से।
9 महीने का फसल 3 महीने के अंदर, वो आगे फल नहीं देना। और क्या किया, बहुत से किया। आपको मैं एक उदाहरण बता देता हूं और आगे और बताऊंगा। भारत में 93-94 एक बहुत बड़ा केस हो गया है, बीटी कॉटन सीड्स केस। बीटी कॉटन सीड्स केस, कपास का बीज का केस। क्या हो गया था, 93 में बीटी कंपनी बाजार में कपास का बीज लाए और ऐसे एडवर्टाइजमेंट किए, अगर आप हमारे बीज बोएंगे तो जो फसल आएगा उस फसल को कीट बाधा नहीं रहेगा, कीट बाधा नहीं रहेगा। अगर कीट बाधा नहीं है तो फसल ज्यादा आएगा, तो आपके हाथ में पैसा ज्यादा मिलेगा। किसान को तो उतना ही चाहिए था। उन्होंने वो बीटी कंपनी का कपास का बीज लाए, बोए, फसल भी आ गया, अच्छा आ गया, लेकिन हुआ यूं, वो फसल काट के चारा निकाल के वो जानवर को खिला दिए, जानवर मर गए। वो चारा जो खाएं वो सब जानवर उसी क्षण मर गए। ये बहुत बड़ा ये बवाल हो गया और ऐसे हो गया कि वो शॉपकीपर को मारने शुरू कर दिए और ये केसेस शुरू हो गए, कोर्ट केसेस, इवन पुलिस केस, बहुत बहुत जोर से शोर से। ये कर्नाटका, महाराष्ट्र, सब तरफ पूरे भारत में ये सब जोर शोर से शुरू हो गया। कंपनी ने बाजार से वो बीज लेके नए बीज दे दिए। तो ऐसा क्यों कर दिए? एक्चुअली वो कंपनी का साइंटिस्ट ऐसा सोचा, जब आप बीज बोते हैं, जो अंकुर आता है और जो पत्ते फूटते हैं, पत्ते जो बाहर निकलते हैं, वो पत्ते खाने वाले कीट रहता है। अगर वो कीट पत्ता खाएगा वो तुरंत मर के गिरना चाहिए। अगर कपास का फूल या कपास का फल वो कीट खाएगा या फूल को खाएगा, वो तुरंत मर के गिरना चाहिए। ऐसे सोच के वो एक जीन डेवलप करके वो बीज में डाला कि वो पौधा ही पूरा जहर बन जाए। तो एज यूजुअल वो किसान वो बीज लाया, बीज बोया, फसल जो आ गया उसको निकाल के, चारा निकाल के वो जानवर को खिला दिए और वो जानवर तुरंत मर गया। ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अच्छा, और भी बहुत से किए हैं, बहुत से। अच्छा, तो इतना ही समझेंगे, वो बीज के अंदर बहुत से चेंजेस किए तो वो बीज का ताकत कम हो गया। आपको एक उदाहरण दे देता हूं। एक सड़क हादसा होता है, एक आदमी का XYZ, उसका हड्डी टूट जाता है, तो आजकल स्टील रॉड डालते हैं। आप जानते हैं, स्टील रॉड डालने के बाद उसका ताकत कम होता है, पहले जैसे नहीं रहेगा। अगर उसका ताकत कम होता है
तो रोग ज्यादा होते हैं। अच्छा, जब वो बीज के अंदर ऐसे चेंजेस करने के बाद वो बीज का ताकत कम हो गया, वो बीज लाए, वो बीज बोए, फसल का ताकत कम हो गया, फसल का ताकत कम तो रोग ज्यादा, फसल का रोग मतलब कीट बाधा ज्यादा, कीट बाधा, तो उसके लिए करना क्या है? तो कीटनाशक मारो, कीटनाशक। बीज चाहिए पैसा दे दो, बच्चे चाहिए पैसा दे दो, कीटनाशक चाहिए पैसा दे दो। आज फसल कीटनाशक के ऊपर, दवा के ऊपर जीना शुरू हो गया, और ऐसे जो अनाज आज खा रहे हैं उनका ताकत भी कम, और वो भी दवा के ऊपर जीना शुरू हो गया। हमारे अनाज जो था, मतलब मैं 1947 की बात कर रहा हूं, उस दिनों में, उन दिनों में ये जो हमारे अनाज था उसको बिल्कुल दवा का जरूरत नहीं था, और वो जो अनाज खाएं उनको भी दवा का जरूरत नहीं था। आजकल फसल ही दवा के ऊपर जीता है, और वो जो अनाज खा रहे हैं उनका भी दवा के ऊपर जीना शुरू हो गया। और क्या हो गया? गवर्नमेंट ने कहा तो कुछ भी कर, अनाज पैदावार ज्यादा कर। तो कैसे करें? 1951 भारत में सल्फेट का फैक्ट्री शुरू हो गया। सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, आप सब जानते हैं, किसान जो हैं वो सब ये जानते हैं। 1959 भारत में यूरिया का फैक्ट्री शुरू हो गया। 1968 भारत में कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स एनपीके आया। एनपीके मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, ये आया, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। तो एडवर्टाइजमेंट भी आना शुरू हो गया। ये बड़े बड़े स्क्रीन्स और 3 थैली, उसके ऊपर एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, और 17 17 17, 18 18 18, 19 19 19, 20 20 20, 10 26 26, 10 46 46, 24 24 0, ये सब एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो गए। और वहां नीचे लिखा था अधिक फसल के लिए इसका इस्तेमाल करो। तो आपने करना शुरू कर दिया, हाइब्रिड अनाज बोया, यूरिया डाला, 3 महीने को जो 10 थैली मिलता था वो अब 20-25 आना शुरू हो गया, ज्यादा आ रहा है। तो आपने क्या कर दिए, हर 3 महीने में हाइब्रिड अनाज बोना, यूरिया डालो, और 20-25 थैली अनाज निकालो, ज्यादा आ रहा है। तो आपने ऐसा हर 3 महीने के अंदर 1 थैली यूरिया डालना शुरू कर दिए। 3 महीने के अंदर 1 थैली यूरिया डालो, अनाज पैदावार ज्यादा करो। ये 1959 से शुरू हो गया, और 1968 तब तक एनपीके आया था। अब आपने हाइब्रिड बीज बोना,
यूरिया एनपीके डालो एक एक थैली, और अब ये 35, 40, 45 आना शुरू हो गया, ज्यादा आ रहा है। तो आपने एक साल में 4 फसल तो निकाल रहे हैं, और हर फसल को आप एक थैली यूरिया, एक थैली एनपीके डालना शुरू कर दिए। और कई किसान ऐसे सोच लिए, अगर एक थैली यूरिया, एक थैली एनपीके डालता हूं तो ये 10 का 40, 45 आ रहा है, तो 2-2 थैली डालेंगे तो और भी ज्यादा आ जाएगा। शुरू कर दिए, 2 थैली डालो, 5, 10, 20, 40, 50 शुरू हो गया, और कंपटीशन से शुरू हो गया, स्पर्धात्मक। अगर वो 50 डालता है तो मैं 70 डालूंगा, अगर वो 80 डालता है तो मैं 100 डालूंगा। अच्छा, ओके, आपको मैं एक उदाहरण दे देता हूं। एक कांच का ग्लास पानी लेना, कांच का ग्लास पानी, स्टील ग्लास नहीं लेना, कलर डिजाइन का ग्लास नहीं लेना, आर पार दिखना चाहिए, कांच का लेना चाहिए। वो ग्लास के अंदर पानी भर दो, और यहां एक 5 किलो चीनी, शुगर रख दो। 1 चम्मच शुगर वो पानी में डाल दो, 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच शुगर डालो। 2, 3, 4, 5 चम्मच शुगर डालो, और उसको हिला देना। होता क्या है, 1 गिलास पानी में 5 चम्मच शुगर बहुत जल्द वो घुलता है। अच्छा, अब 8, 10, 15 चम्मच डालो, तो पानी तो उतना ही रह गया, शुगर बढ़ गया, अब घुलना, डिसॉल्व होना कम हो गया। होता है, धीमे गति से होता है। अब 20, 30, 40, 50, 60, 63 चम्मच डालो। क्या होता है, अब घुलना बंद हो गया। 1 गिलास पानी में, पानी तो वैसा का वैसा ही रह गया, 63 चम्मच, 63 चम्मच शुगर डालने के बाद अब घुलना बंद ही हो गया, घुलेगा ही नहीं। अब अगर यह समझ में आता है या करके ही देखना चाहिए। अगर समझ में आता है तो आगे का भी समझ में आ जाएगा। समझो, आपका इतना जमीन है, आप किसान हैं, आपका इतना जमीन है, आपका 1 गुंठा, 10 गुंठा, या 1 एकड़, 10 एकड़, या जो भी हो, आपका जितना जमीन है उतना। भारत में फर्स्ट टाइम यूरिया आया 1959। आपने यूरिया डाला, 10 का 20-25 आ गया। वो कहां घुल गया पता नहीं लगा, लेकिन 10 का 20-25 आ गया। ये ज्यादा आ रहा है करके आपने क्या कर दिए, हर 3 महीने के अंदर 1 थैली यूरिया डालना शुरू कर दिए। 1968 आ गया। अब 1 थैली यूरिया
एक थैली एनपीके डालना शुरू कर दिया। अच्छा, हर 3 महीने में एक थैली यूरिया, एक थैली एनपीके, हर 3 महीने के अंदर एक थैली यूरिया, एक थैली एनपीके, एक साल में 4 बार। और कंपटीशन से डाला 20, 25, 30, 40, 50, 100, वो अलग बात। मैं आपको इतना ही कह रहा हूं, समझो आपने एक बार एक फसल में आपने एक ही थैली और यूरिया और एनपीके डाले हैं, एक साल में 4 बार। कितने साल हो गए? 1959 से 2022, अभी 23 चल रहा है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है, 22 तक ले लो, 63 इयर्स हो गया। 63 इयर्स, 63 इयर्स इंटू 4, एक साल में 4 और 63 साल हो गए, तो हुआ यूं 252 बैग्स ऑफ यूरिया आप खेतों में डाले हैं, और 200 बैग्स के ऊपर आप एनपीके डाले। मैं एक साल में 4 थैली यूरिया, 4 थैली एनपीके, इतना ही कह रहा हूं। आप 50-100 जो डाले हैं वो अलग बात। ये 63 चम्मच शुगर डालने के बाद ये गिलास पानी क्या हो गया? सब जम गया, मतलब अब ये सब शुगर ही हो गया। ये पानी अब उपमा में डालो, उपमा स्वीट बन जाएगा। सांबार में डालो, सांबार स्वीट बन जाएगा। वैसा ही आपके जमीन में 63 इयर्स जो यूरिया एनपीके डाले हैं, अब जमीन के अंदर वो ज्यादा हो चुका है। आपके जमीन में वो ज्यादा हो चुका है, और इस जमीन में आप जो भी अनाज उगाएंगे वो अनाज में वो भी आ जाएगा। अब वो आ गया है, अब आप खा चुके हैं, वो अनाज आपके पेट के अंदर गया, अब खून के अंदर आया। अब आपका, मैं आज के दिन की बात कर रहा हूं, आज के दिन आप खून का टेस्ट करेंगे तो वही ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम यही रिपोर्ट में दिखा रहा है। अनाज पैदावार ज्यादा करो, अनाज पैदावार ज्यादा करो करके 1959 से आज तक खेतों में जो केमिकल डाला है वही केमिकल आज आपके खून के अंदर दिख रहे हैं। मैं आपको ये केमिकल जो डाले हैं जमीन के अंदर, यूरिया एनपीके, अनाज पैदावार ज्यादा करने के लिए, इतने सालों से आज भी मैं इस क्षण की बात कर रहा हूं, इस क्षण को भी आप खेतों में यही डाल रहे हैं। और ये जो डाल रहे हैं जमीन में इतना ज्यादा हो चुका है, और वही अनाज द्वारा आपके खून के अंदर आ रहा है, वही ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो ये क्रिएटिनिन क्या है? क्रिएटिनिन मतलब आपके खून के अंदर गंदगी बढ़ रहा है, वेस्टेज बढ़ रहा है। तो ये वेस्टेज कहां से आ रहा है? आप गूगल सर्च कर लो। ये वेस्टेज शरीर में तैयार होता कहां है? ये मांस में तैयार होता है।
अच्छा, आप ये देखे होंगे, अगर आपके इर्द गिर्द नजदीक कोई किडनी फेलियर पेशेंट्स हैं और भी स्टडी के लिए, और एक 8-10 लोगों का रिपोर्ट्स देख लेना, आपको यही नजर आएगा जिसका यूरिया बढ़ रहा है उसका क्रिएटिन बढ़ता है। यूरिया बढ़ गया, क्रिएटिन बढ़ गया, यूरिया बढ़ गया, क्रिएटिन बढ़ गया, यूरिया कम, क्रिएटिन कम, यूरिया बढ़ गया, क्रिएटिन बढ़ गया। यूरिया 300-400, क्रिएटिनिन नॉर्मल, एक भी पेशेंट का रिपोर्ट नहीं है। क्रिएटिनिन 10, 20, 30, 40, यूरिया नॉर्मल, एक भी पेशेंट नहीं है। यूरिया बढ़ जाता है तो क्रिएटिन बढ़ता है। बॉर्डर लाइन में आपको उतना दिखेगा नहीं, ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनका क्रिएटिनिन अभी 1.6 है तो उसका यूरिया 30 है, जिसका क्रिएटिनिन 1.8 या 2 तक है उसका यूरिया 40 तक है। ऐसे भी पेशेंट्स हैं। बॉर्डर लाइन में आपको दिखेगा नहीं, जैसे 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 दिन बढ़ता जाएगा वैसा ही यूरिया बढ़ता जाएगा तो क्रिएटिन बढ़ता चला जाएगा। अगर यूरिया बढ़ता है तो यूरिया कहां से आ रहा है? जमीन से आ रहा है। अगर जमीन से यूरिया एनपीके आपके खून के अंदर आ रहे हैं तो ये क्रिएटिनिन जमीन से ही आना चाहिए। तो जमीन से एक क्रिएटिनिन गंदगी कैसे आता है थोड़ा सा देख लेंगे। आजकल हमारे घरों में हमने टॉयलेट्स, संडास टॉयलेट्स बना चुके हैं। 50 साल पहले यह सब नहीं था। हम बाहर जाते थे, खेतों में जाते थे, खेतों में जाके हम संडास करके आते हैं। तो होता क्या है, वो खत बन जाता है, खत खाद बन जाता है। मराठी में उसको सोनखत कहते हैं। सोनखत, सोने से भी अच्छा। सब लोग जाके वहां संडास करके आते हैं खेतों में, तो वो सब टॉप क्वालिटी का मैन्योर खत बन जाता है, खाद बन जाता है। अच्छा, समझो एक गाय या एक भैंस गोबर डालता है तो वो क्या बनता है? वो भी खत बन जाता है। आप देखे होंगे 2 दिन के अंदर उसके अंदर कीड़े बन जाते हैं। आगे के 2-3 दिन के अंदर वो सब मिट्टी बना के छोड़ देते हैं। वो कीड़े जो हैं वो कोई ला के छोड़ता नहीं है, नैसर्गिक तैयार हो जाते हैं। अच्छा, ऊपर से एक सूखा पत्ता गिर गया, समझो एक पेड़ गिर गया या जानवर मर गया, कुछ भी ऊपर डालो या नीचे डालो, वो क्या होता है? वो सब मिट्टी बन जाता है, मिट्टी बन जाता है। ऊपर से जो भी गंदगी गिर रहा है उसको खा के अच्छा सा मिट्टी बना के देने का काम ये धरती हजारों, लाखों, करोड़ों साल से ये काम चालू है। धरती क्या करती है? ऊपर से जो भी गंदगी गिरता है उसको खा के अच्छा सा मिट्टी, फर्टाइल सॉइल तैयार करके देती है। अच्छा, इसका मतलब क्या है?
जमीन जो है निर्जीव वस्तु नहीं है। जमीन निर्जीव वस्तु नहीं है, जमीन के अंदर जीव है। जमीन के अंदर जीव है, ये कौन कहता है? जमीन जीवित है, ये कौन कहता है? एक किसान और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल क्या कहते हैं? अगर बिना केमिकल नहीं डाला हुआ जमीन के 1 क्यूबिक इंच मिट्टी लेंगे तो उसके अंदर करोड़ों जीव जंतु हैं, करोड़ों जीव जंतु, माइक्रो एंड मैक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो मतलब वो इतने छोटे हैं वो हमारे आंखों को नहीं दिखते हैं, हमारे आंखों को नहीं दिखते हैं। बैक्टीरिया, अच्छा, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको इतना सा दिखेगा, सादा आंखों में आपको वो नहीं दिखेगा। अच्छा, ओके। मैक्रो ऑर्गेनिजम्स तो अर्थवर्म, केंचुआ, ये करता क्या है? ऊपर से जो भी सूखा पत्ता या मिट्टी इसको खाके केंचुआ का खाद्य करके छोड़ देता है। केंचुआ ये केंचुआ का खाद्य वर्मी कंपोस्ट, उसके अंदर आप जो भी अनाज उगाओ, अनाज ज्यादा और फसल भी ज्यादा और ताकत भी ज्यादा। मैं पहले की बात कर रहा हूं, ये 55-60 साल पहले बारिश हो जाए तो ये केंचुआ ऊपर ही दिखते थे, ऊपर। मुझे बचपन के दिन याद आते हैं, हम जब खेतों में बारिश के मौसम में बाहर निकलते थे तो खेतों में पांव रखना कहां यह समझ में नहीं आता, इतने केंचुआ आपको दिखते थे। अच्छा, जब आपने यूरिया, एनपीके और ये छिड़काव सब शुरू कर दिए तो हुआ क्या? ये सब केंचुआ मर गए। दिखने वाला जीव केंचुआ मर गया, न दिखने वाला जीव बैक्टीरिया वो पहले से ही मर चुका है। मैं आज की बात कर रहा हूं, चाहिए तो आप आज खेतों में जाके देख सकते हैं। मैं आज की बात कर रहा हूं, अपने खेतों में आज एक भी केंचुआ नहीं है, बिल्कुल नहीं। ऊपर से जो गंदगी खाके अच्छा सा मिट्टी बना के देने का काम जो चल रहा था, आज वो काम बंद हो चुका है। पहले जो केंचुआ या बहुत से जीव सृष्टि जो जमीन के अंदर पनप रहा था, आज आप उस सृष्टि को बिगाड़ दिया है। समझ में आ रहा है आपको? ये जमीन के ऊपर कैसे हम सब मनुकुल रहता है, जो भी सृष्टि जो चल रहा है, यहां हर एक पेड़ पौधों को भी जीव है, सबको जल चाहिए, जल ही जीवन है। बैक्टीरिया को भी चाहिए, सब लोगों को या सब प्राणियों को, सबको चाहिए। इसलिए वो ऊपर से बारिश होता है,
पहले बारिश का पानी जो है वो जमीन के अंदर उतर जाता था। आजकल जैसे ये फ्लड्स नहीं आते थे, जमीन के अंदर पानी ये रह जाता था और 12 महीने उसका असर दिखता था। 12 महीने नदियां इवन नाला बहते थे, जमीन के अंदर पानी खींच लेता था। मैं आज की बात कर रहा हूं, जब आप केमिकल डालना शुरू कर दिए, केमिकल इतना डाला है, आज जमीन इतना बिगड़ चुका है, जमीन के अंदर सृष्टि नहीं है, जीव नहीं है, पत्थर जैसा बन चुका है। आज ऊपर से जो भी बारिश होता है, पानी जो जमीन के अंदर उतर नहीं पाता है, तो वो जल्दी बाहर आ जाएगा और फैल रहा है। ओके, वो जो है कर्मों का फल है। हमने जो निसर्ग को किया है वही हमें भुगतना पड़ रहा है। ओके, तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं, आज के दिन आपको जमीन के अंदर एक भी कृमि, वर्म्स, अर्थवर्म बिल्कुल नहीं दिखेगा, खिंचवा नहीं दिखेगा। जब आपने केमिकल डालना शुरू कर दिए, जमीन के अंदर का सृष्टि बिगड़वा दिए, इतना बिगाड़ चुके हैं, अब जमीन के अंदर कुछ रहा ही नहीं है। और एक आपको मैं छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। घर में बीवी 1 जनवरी को कहा मैं मायके चले जाऊंगी, और आपने कह दिया हां जाओ, 1 महीने के लिए मैं मायके चले जाऊंगी, हां जाओ, और वो गई। तो 31 जनवरी तक घर क्या होता है, घर का अवस्था क्या होता है, बुरा हाल होता है, घर गंदा हो जाता है, क्योंकि क्लीन करने वाला कोई नहीं है और सब गंदगी बढ़ना शुरू हो जाएगा। व्हाट्सएप मैसेज आया आपको बीवी का, और कहने लगी अब मैं फरवरी 28 को आऊंगी। तो फरवरी महीना वो नहीं आई, तो और 1 महीना घर क्या होता है, और भी गंदा ज्यादा होता है। फरवरी 28 उसका कॉल आया और कहने लगी अभी मैं 4 महीने नहीं आऊंगी। तो घर क्या होता है, पूरा गंदा बन जाता है, इतना गंदा बन जाता है पांव रखने के लिए मन नहीं करेगा। समझ में आ रहा है आपको? अगर ये घर, हमारा घर एक स्त्री नहीं है, या बीवी नहीं है, या मां नहीं है, तो घर गंदा बन जाता है। घर जीवित है, किस लिए? घर में स्त्री है तो घर जीवित है। अच्छा, ओके, आपको मैं और भी थोड़ा सा सरल करके बता देता हूं। हम सब मां के पेट से ही बाहर आए हैं, हम सब। बाहर आने के बाद मैं मेरा खाना मैं खुद खाऊंगा, मुझे तुझे कोई संबंध नहीं है, ऐसे हम कहते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उस वक्त शरीर में बल नहीं है। मैं खुद विचार करके, मेरे विचार से मैं अनाज लाके खाऊंगा, विचार भी नहीं है। तो जिंदा रहना है तो मां के दूध पीना ही है। हम सब, आप या मैं, मां के दूध पी के ही यहां तक आए हैं। मां कितने दिनों तक
2 साल तक। जब हम बाहर से अनाज मतलब अन्न खाना शुरू कर देते हैं तो मां का संपर्क टूट गया। अच्छा, ओके। तो मैं आज की बात कर रहा हूं, इस क्षण की बात कर रहा हूं। अब मेरे इस उम्र में, आपके इस उम्र में हमें खिलाने वाली हमारी मां कौन है? जमीन। इसीलिए भारत में जमीन को भूमाता कहते हैं। भूमाता। हमें पेट में रख के जो हमें जन्म देती है वो तो 2 साल की मां है, लगभग 2 साल की मां। लेकिन यहां जो जमीन है ये करोड़ों साल की मां है, कायम की मां। ये अदृश्य रूप की मां। जब तक मां अच्छी है हम सब अच्छे हैं। जब मां को ही आप यूरिया एनपीके डाल के उसका जीव निकाल रहे हैं तो हमारा भी जीव अब जल्द ही निकल रहा है। बात को समझो। जब तक मां अच्छी है तब तक हम सब अच्छे हैं। तो जब आप 1959 यूरिया का फैक्ट्री शुरू हो गया तब से इस क्षण तक आप यूरिया जो डालते आ रहे हैं, यूरिया एनपीके, ये खेतों में जो लाइफ चल रहा था, जो जीवित था, जो अंदर बायोडाइवर्सिटी सब कुछ जो चल रहा था उसको आपने सिस्टम को ही बर्बाद कर दिए। सिस्टम को आप ये इतना खराब कर चुके हैं। अब जमीन के अंदर जैसे ही आप केमिकल डालना शुरू कर दिए वहां से आज तक वो मिट्टी जो है क्लीन नहीं हो पा रहा है। जमीन का सृष्टि आपने बिगाड़ चुके हैं तो जमीन क्लीन नहीं हो पा रहा है तो गंदगी धीरे धीरे जमीन के अंदर बढ़ता जा रहा है। जमीन के अंदर धीरे धीरे करके ये जो क्लीन नहीं हो पा रहा है, मतलब ये जो गंदगी बढ़ रहा है वो गंदगी यूरिया एनपीके वही सिस्टम, ये आज आपके खून के अंदर के भी रिपोर्ट्स ऐसे ही कह रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? जैसी करनी वैसी भरनी। आप सिर्फ ऊपर देख रहे हैं, जमीन के अंदर जो नीचे चल रहा था उस सिस्टम को आप देखा ही नहीं। जो केमिकल आपने खेतों पे डाले हैं वही केमिकल आज आपके खून के अंदर आना भी शुरू हो गया। वही गंदगी क्रिएटिनिन, यूरिया, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। आप ये रिपोर्ट्स लेके डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है तेरा तो किडनी फेल हो गया। तो आप क्या पूछते हैं, डॉक्टर साहब इसे करना क्या है? तो डायलिसिस करवा लो। डायलिसिस मतलब क्या है? वो एक मशीन आपके खून के अंदर का वो क्रिएटिन, यूरिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और एक्सेस फ्लूइड वो सब निकाल के वही खून को आपके शरीर के अंदर डाला जाता है और डिस्चार्ज करने के बाद आप घर आके और यूरिया एनपीके डाला हुआ अनाज और खा लेते हैं और बढ़ गया।
और डायलिसिस में कम करवा के घर लाओ, घर आके और यूरिया एनपीके डाला हुआ अनाज और खा लो, और यूरिया एनपीके कम करके घर आना, और घर आने के बाद और यूरिया एनपीके डाला हुआ अनाज और खा लेना। तो ये सिस्टम चलता ही रहेगा। कितने दिनों तक चलता रहेगा? जब तक आपका सांस चल रहा है, आपके पैसे बैलेंस जितना है उतने दिनों तक आपका ये डायलिसिस चलता रहेगा। सांस बंद हो गया या पैसे खत्म हो गए तो खेल खत्म। और आजकल की सरकार यूरिया डालना बंद कर दो करके कह रहा है, लेकिन कोई सुन नहीं पा रहा है। ब्लैक से यूरिया एनपीके डाल के आज खेतों में डाला जा रहा है। खुद का बर्बादी शुरू हो चुका है। इसलिए मैं कहता हूं, आज के बाद अगर आपको डायलिसिस से मुक्त होना है तो पहले जमीन, धरती मां, भूमाता, उसको अच्छे बनाओ और आप खुद अच्छे बनो। और इतना ही नहीं, मैं कहता हूं आज के बाद देसी अनाज, और वो भी यूरिया एनपीके कुछ भी नहीं डाला हुआ, खाना शुरू कर देंगे तो आपके खून के अंदर यूरिया एनपीके नहीं बढ़ेगा। अगर ये नहीं बढ़ता है तो डायलिसिस की तरफ जाने का नौबत भी नहीं आएगा। और बहुत से लोगों ने मेरा दवा लेके, और ये ऑर्गेनिक फूड, मतलब जैसे पुराने तरीके से हम अनाज उगाते थे वैसा अनाज खा के आजकल डायलिसिस बंद भी करवा चुके हैं। अच्छा, तो अब हमें करना क्या है? मैं कहता हूं आज के बाद देसी अनाज विदाउट केमिकल का आपको खाना चाहिए। ये मिलते कहां हैं? अगर ये ऐसा है, देसी अनाज मिलते कहां है? बाजार में तो मिलता नहीं। अच्छा, तो हमें करना क्या चाहिए? ये तो पार्ट 1 हो गया। नेक्स्ट पार्ट में आपको वो भी डिटेल में बता दूंगा। थैंक यू।